नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे हम लोग तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश, इसका कार्यकाल और इसके शासक, इसकी कहानियाँ, इसके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रदेश। सांस्कृतिक कला और संस्कृति अलग से देख लेंगे, थोड़ा बहुत इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आपका रिवीजन क्लासेज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अगर कंटेंट वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करिए। ठीक है, देखिएगा, तुगलक वंश के शासकों ने सर्वाधिक 94 वर्षों तक दिल्ली में शासन किया था। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि दिल्ली सल्तनत, वो दूसरी बात है। दिल्ली सल्तनत में आपका जितने शासक हुए, जितने वंश आए, उन सब में सर्वाधिक हम पीछे देखे थे कि 94 वर्षों तक ये शासन करते हैं। गुलाम वंश 84 वर्ष तक करता है। ठीक है, इसके बाद जब मुगल आए तो मुगलों का छोड़ दी, सिर्फ दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। लिखा है अगला कि इस वंश में 8 शासक होते हैं। ठीक है, सबको नहीं पढ़ना, जो जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछता है वही पढ़ेंगे हम लोग। 8 शासकों का वर्णन मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक और संस्थापक, इसे जीटी ग्रांड ट्रंक रोड नहीं, गयासुद्दीन तुगलक। फिर देखेंगे हम लोग मोहम्मद बुत तुगलक को। फिर उसके बाद देखेंगे एफएसटी को, एफटी नहीं एफएसटी, इसे एफएसटी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, एफएसटी कहते हैं, एमबीटी के बाद एफएसटी आता है। फिर इसके बाद और किसी का, जैसे उपरोक्त तीनों शासकों के अलावा कोई शासक मतलब सही से शासन नहीं कर पाया, इसलिए इनका वर्णन कम मिलता है। हम लोग को पढ़ने को मिलता है, मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछता है। नसरत शाह तुगलक और महमूद शाह तुगलक, लास्ट में सबसे अंतिम शासक यही है, महमूद शाह तुगलक, एमएसटी। देखिएगा, तुगलक वंश के शासक मध्य एशिया के तुर्क, ठीक है, तुर्क मेगनिस्तान के वासी और निवासी थे। ये लोग तुर्की के करोना जाति से, ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना नहीं, कोरोना तभी आया, करोना जाति के थे। भारत में रोजगार की तलाश में ये भी आए थे। देखेंगे खिलजी भी आए थे, सब ये भी रोजगार की तलाश में आए थे, आके शासन कर देते हैं। सब रोजगार की तलाश में पैसे के लिए आते हैं, यहाँ पे आके शासन करके चले जाते हैं। जब गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से इसका 25 तक कार्यकाल है, 1320 में स्थापना करता है यह तुगलक वंश का संस्थापक है और सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इसे रोजगार दिया था। देखिएगा, रोजगार दिया था। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी अर्थात काफिरों का वध करने वाला। गाजी का अर्थ होता है, इस गाजी का अर्थ देखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देते हैं यहाँ। गाजी का अर्थ होता है कि काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, वध करने वाला। और नेक्स्ट है, देखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में पहली बार डाक व नहर व्यवस्था का सृजन किया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नहर व्यवस्था, ठीक, सृजन किया। इसने उदारता और कठोरता के बीच मध्यवर्ती का निधि अपना। देखिए, ये उदार शासक है, इसकी जो, अब ये कहाँ से आ गया, हाँ, इसको उदार शासकों में इसकी गिनती की जाती है, उदार शासक है। इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक है, इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है इसे, इसकी उदारता के कारण। और उदाहरण लिखा हूँ मैं, उदार शासक, ठीक, उदारता के कारण। लेकिन यह कट्टरपंथी था, वो आगे देखेंगे हम लोग सब। देखिएगा, जिसे इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, ये भी बर्नी सही है, लेकिन ये लिखता है, ये रस्मे नियाना कहा है, रस्मे नियाना, ठीक, रस्मे नियाना। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के शासक प्रताप रुद्र देव को पराजित करके दिल्ली का भाग बना लिया था। अर्थात तेलंगाना पहला राज्य है जो गयासुद्दीन तुगलक के समय में सल्तनत का हिस्सा बना था। ठीक है, देखिएगा, गयासुद्दीन जो था ने अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक नीति में परिवर्तन किया था। अब क्यों परिवर्तन किया था, देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो निरंकुश था, शासक था, बहुत निरंकुश था। वो कहता था तलवार जिसकी तलवार में धार है वो अपने तलवार के दम पे शासन कर सकता है। रक्त और तलवार की नीति अपनाया था। रक्त और लौह की नीति बलबन अपनाता है।
बलबन गुलाम वंश में जो आता है, बलबन रक्त और लोह की नीति अपनाता है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी एके यह क्या करता है, यह आपका रक्त और तलवार की नीति अपनाता है, रक्त और तलवार की, ठीक है, रक्त और तलवार की नीति अपनाता है। देखिएगा क्या होता है, जब ये शासक आता है, लेकिन इसको सब सपोर्ट करते हैं शासक बनने के लिए, बहुत पहले भाव खाता है, बहुत तेल लगवाता है कि हम नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, फिर बनता है तो कहता है हम इस नीति पे नहीं चलेंगे, हम निरंकुश नहीं बनेंगे। उदार शासक बनता है तो सारे सैनिक नीतियों पे परिवर्तन कर देता है, ये बहुत सारे कर समाप्त कर देता है जनता के लिए, अभी सब देखेंगे। इसके वंशानुगत आधार पर सैनिकों का पद सृजन किए थे, ठीक है। इसने योग्यता को हटा के वंशानुगत पे कर दिया था, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का जो योग्यता का आधार था, योग्यता के आधार पर सैनिकों की नियुक्ति को या प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति का त्याग कर दिया, ठीक है। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी जो था वो योग्यता के आधार पे आपकी नियुक्ति करता था, अधिकारियों का सैनिकों का ये हटा के वंशानुगत कर दिया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी का जो एक अस्पा और दो अस्पा था, एक घोड़ा दो घोड़ा प्रणाली को त्याग दिया था। इस मतलब सिंपल लैंग्वेज में है कि एक घोड़ा दो घोड़ा, एक अस्पा मतलब एक सैनिक एक घोड़ा रख सकता है, उसको रखने का अधिकार होता था, उसका उस पर खर्च मिलता था 300 जो 234 रुपये, और जब दो अस्पा रखता था तो 78 रुपये ज़्यादा मिलता था, तो वो 312 रुपये के समथिंग हो जाता था, 312 टका तो हो जाता था वही। तो इसको प्रणाली का त्याग कर दिया, और इसने क्या किया, इतने कार्यों के बावजूद जीटी जो था स्वयं सैनिकों के रजिस्टर की जांच करता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं सैनिकों के रजिस्टर की जांच करता था, कहता था मास्टर जी दो डंडा पीपा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने अकबर की जो भू राजस्व पद्धति उसको भी त्याग दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा भू राजस्व पद्धति, उसकी भू राजस्व पद्धति जो थी आपका मसाहत थी, मसाहत लिखा होगा, हाँ मसाहत पद्धति को त्याग दिया था, ये इसको त्याग दिया था। और जो इसकी भू राजस्व पद्धति थी, इसको काटते हैं, बटाई पद्धति को अपनाता है, ये बटाई पद्धति, ठीक है। बटाई पद्धति कलर थोड़ा सा, हाँ देखिए बटाई पद्धति में 3 लेता है, ये 3 प्रकार की बटाई पद्धति होती है, यहाँ लिख लेते हैं। एक है खेत पद्धति, खेत बटाई, हाथ से लिखने में थोड़ा सा। उसके बाद आता है आपका लंक बटाई, ठीक है, लंक बटाई और रॉस बटाई, ये रास बटाई। होता ये है, खेत बटाई में जब इसके सैनिक कर के लिए जाते थे तो जैसे खेत में उपज होती थी तो खेतों के हिसाब से बांट लेते थे, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ठीक, जितना मतलब उसका बनता है। फिर उसके बाद लंक बटाई में क्या होता था कि जो बोझा बांधते हैं हम लोग, बोझा गाँव में ना बांधना, बोझा बांधेला, तो जैसे मान लीजिए कि 100 बोझे हो गए तो 100 बोझे में जितना उसको कर लेना है उतना बोझा मतलब इसके गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, मतलब फिरोज शाह तुगलक, अरे गयासुद्दीन तुगलक के सब मतलब खालसा भूमि का इनको टैक्स सिस्टम में चला जाएगा, और जो बचता है वो किसान को चला जाता है। लेकिन जो रास बटाई होती है, रास बटाई में क्या होता है, इसमें भूसा निकालने के बाद दवाई ववाई हो जाले, पूरा दवाई ववाई मतलब दवरी उरी जब हो जाती थी तो दावने के बाद जब भूसा वूसा सब लोग, तो गेहूँ का बंटवारा करता था कि इतना आपका है इतना ये तीनों पद्धतियाँ अलग अलग थी, ठीक। देखिएगा लिखा है इसमें, पढ़ लेते हैं इसको भी, लिखा है इसने मसाहत नामक भू राजस्व पद्धति के स्थान पर बटाई पद्धति को लागू किया था। बटाई पद्धति में लंक बटाई, खेत बटाई और रास बटाई को उल्लेख मिलता है। इसने अलाउद्दीन खिलजी का जो भू राजस्व दर 1/2 के स्थान पर कृषकों से 1/3 भू राजस्व वसूला था, ठीक है। इसकी पद्धति थी को मूलतः मध्यवर्ती नीति कहा गया है, ठीक है। देखिएगा इसने यह सुनिश्चित किया कि एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि न हो एक वर्ष में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुल्तान का यह आदेश था। ये क्या करता है कि जैसे सैनिक होते हैं, सैनिकों का जो पंजिका है, हुलिया और घोड़ों का जो चिन्हित दाग वाला सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी का था, उसको बहुत कठोरता से लागू करता है। कौन? जीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और भूल गए थे हम लोग कि जो किसानों की राहत के लिए आपका हाँ, ये किसानों के राहत के लिए किया था, ये वाला ठीक है। उसके बाद जो गयासुद्दीन तुगलक का
चिश्ती सिलसिले के जो चिश्ती सिलसिला था, इसके प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद था, ये जानते हैं आप। देखिएगा, जीटी के पूर्वजों ने निजामुद्दीन औलिया को लाखों टका दान में दिया था। अब फलतः जीटी ने इसकी मांग कर दी, कहीं हमको हमारा पैसा लौटा था, हम तो रोए लगे हुए। ठीक, तो जीटी ऐसा कहता है। और कब कहता है? जब ये बंगाल अभियान पे गया रहता है तब। देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा भारत यहाँ बंगाल अभियान पे रहता है, और ये यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं। क्या कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया। ये आता है यहाँ दोबारा संदेश देता है आपका कड़ा के पास, अरे यहाँ इलाहाबाद के पास। लेकिन फिर वो कहते हैं निजामुद्दीन औलिया कि दूरस्थ दिल्ली, हजून कहते हैं, हजून दूरस्थ दिल्ली। ठीक, और ये क्या करता है? जब आता है आगरा के पास, दिल्ली के पास ही, आगरा के पास, दिल्ली के पास जो एमबीटी रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक, इस अभियान पे स्वागत के लिए लकड़ी का घर बनवाता है वहीं, और वहीं ये विश्राम करने के लिए जाता है और भरभरा के सारा घर गिर जाता है। वहीं इनकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। जीटी को बंगाल में स्थित तिरहुती के अभियान पर गया था और इसको सफल करके जीटी रोड से दिल्ली आ रहा था। जीटी रोड से दिल्ली आ रहा था, देख ला भैया। इसी समय उसने औलिया को संदेश भेजकर अपनी धनराशि देने की बात की, नहीं तो औलिया को दिल्ली से बाहर जाने की बात की। इतना कहा। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि हुजून दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है, उधरे तू लपेट जीवा, तू घबरा मत। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने जीटी की मृत्यु का एक षड्यंत्र रचा। ये कहता है, एक कुछ इतिहासकार, देखिए इतिहासकारों का है मत अलग अलग था, कोई तो देखा है नहीं, तो सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है। किसी ने कहा कि लकड़ी का घर वहाँ जैसे पहुँचा वो गिर के दब के मर गया। फिर देखो एक इतिहासकार कहते हैं कुछ कि मृत्यु का षड्यंत्र रचता है, और एमबीटी ने दिल्ली के पास अफगानपुर, वही अफगानपुर नाम याद था, अफगानपुर में महल का मतलब निर्माण करता था। इसका वास्तुकार अहमद नियाद था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो महल का निर्माण करता अहमद नियाद, लकड़ी का महल था, नेतृत्व में लकड़ी के भवन का निर्माण कराया। और क्या होता है, इसी भवन के नीचे मतलब भवन में जैसे घुसे और भरभरा के गिर गया। ठीक, भरभरा के नीचे गिरकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक, जीटी ने दिल्ली में तुगलकाबाद की, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, और यहीं पर तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया था। ठीक, इतना तो देख लिया। और हाँ, जो प्रताप रुद्रदेव मतलब दक्षिण वाला था, स्वतंत्रता घोषित कर लिया था। तो जो हम बोले कि पहला अभियान किया था, मतलब जीत के मिलाया था, तो इसका बेटा था उलूग खां। वो 1321 में गया था, सैन्य अभियान किया था, उसको जीत के, और उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया था, सुल्तानपुर रखा था। ठीक, ये देखिएगा आगे। तुगलकों का स्थापत्य दिल्ली सल्तनत के अन्य राजवंशों से अलग था। इनकी स्मारक और भवनें की नींव काफ़ी गहरी और बड़ी होती थी। इसी वजह से इनके ऊपर दीवारों का स्वरूप काफ़ी मोटा होता था। इनके किलों और भवन की दीवारें जो होती थी, जो सलामी प्रकार की होती थी, इन दीवारों पर नमस्कारी दीवारें कहते थे। ठीक है, ऐसे होती थी, नमस्कारी मतलब हाथ जोड़कर ना, तिनको ना। फिर देखिएगा, तुगलकाबाद जो है, तुगलकाबाद किला को वर्तमान में उजड़ा चमन या उजड़ा किला कहा जाता है। अब देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अब कुछ बचा तो नहीं है, एक बार फिर रिकॉल कर ले दिमाग से, फिर बताते हैं। देखिए, जो उलूग खां है, उलूग खां को 1324 में, हाँ, राजमुंदरी में एक प्रशस्ति मिली आपका, उसमें 1324 में एक जाजनगर उड़ीसा का विजय का वर्णन मिलता है। उस पर उसका विश्व का खान की उपाधि इसका कहा गया, उसमें विश्व का खान उलूग खां को। गयासुद्दीन तुगलक ने एक विधि संहिता बनवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गयासुद्दीन तुगलक जो था, अपने अधिकारियों के पथ प्रदर्शन के लिए और निर्णयों में एक रूपता के लिए आपका विधि संहिता, इसको हटाते हैं, विधि संहिता बनवाई थी, इंपॉर्टेंट है, बस देखिएगा अभी एमबीटी को। देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। यह इस वंश का शक्तिशाली शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पगलेट शासक था।
ठीक है, गधा। इसके समय मतलब सबसे पढ़ा लिखा था। गधा मैंने बोल दिया, लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत सोचिए, मुगल सल्तनत सब ले लीजिए, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वैज्ञानिक, समझिए आपकी वैज्ञानिक राजा था। लेकिन जितने काम किया सब इतना पढ़ लिया कि सब काम ही मतलब पगलों वाला काम करता था, और काम भी सही करता था। इसकी किस्मत खराब थी, सब काम खराब हो जाता था। देखिएगा सब मिलेगा। गयासुद्दीन तुगलक हो गया ना। इसके समय दिल्ली का साम्राज्य 23 प्रांतों में विभाजित था। 23 प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। अब जैसे कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था इसका, तभी तो 23 प्रांत हैं इसके, ठीक है। अब देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह हुए, जिसकी संख्या 22 थी, ठीक है। बहुत आंतरिक विद्रोह हुआ। इसी के समय बहमनी साम्राज्य 1331 में समथिंग, 1331 में देखिए, आगे हो सकता है मिले डेट, अभी एग्जैक्ट याद आ जाएगा बता देंगे। बहमनी साम्राज्य इसी के समय अलग हुआ था। देखिएगा, एमबीटी का इतिहास मतलब हम सभी लोग, आप लोग भी, रहला जो इब्न बतूता लिखता है, और आपका तारीख़ फिरोज शाही, रहला नामक पुस्तक, और तारीख़ फिरोज शाही किसकी है? ये बर्नी की है, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की है। इस पुस्तक से हमें जानकारी लेते हैं। इब्न बतूता जो है 1333 में आता है, 1342 में तक रहता है, और 1342 में चीन का मतलब इसका दूत बन के चीन गया था, ठीक। देखिएगा, इब्न बतूता जो है अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश की राजधानी रबात से भारत आया था, और 1333 में यह भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। तब इस समय दिल्ली का शासक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, इसने अपनी योग्यता, मतलब एमबीटी ने इसकी योग्यता को देखते हुए इसे दिल्ली का काजी अर्थात धर्मगुरु नियुक्त किया, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में अपने इसका अपना राजदूत बना के इसको चीन भेजा था। कुछ समय तक इसको उठा के जेल में भी डाल दिया था, कुछ इसकी कमियां पकड़ लिया था, उठा के जेल में डाल दिया था, फिर निकाल दिया था, निकाल के फिर इसको मतलब क्या कहते हैं कि दूत बना के चीन भेजा। देखिएगा, 1342 में ही भारत से वापस चला गया, और वापस जाकर इसने अपना यात्रा का संस्मरण लिखता है, और हम जिसे हम इतिहास में रहला के नाम से जानते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, देखिएगा बर्नी, इसका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, बुलंदशहर ज़िले में आपका बरन नामक स्थान पर हुआ था। इसने फतवाहे जहांगीरी और तारीख़े फिरोज शाही नामक साहित्य लिखा है। एमबीटी की नीतियाँ देखिएगा, धर्म के क्षेत्र में एमबीटी ने धार्मिक उदारता या धर्मनिरपेक्षता का, आपका धार्मिक सहिष्णुता का जो आपका नीति लागू किया था, ठीक है। इसने हिंदू को प्रशासन की, मतलब हिंदुओं को अपने प्रशासन में हिंदुओं को भागीदार बनाया था। बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसी के समय आपके बहुत सारे हिंदू उच्च पद पे रहते हैं। जैसे में देखिए नाम लिखा है इसमें रतन सिंह और सिंधुराज का नाम आता है, ये हिंदू थे सब। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने हिंदुओं के त्यौहार होली, दिवाली में और नवरात्रों में भाग लेता था। इसने जैन साधु राजशेखर को अपने दरबार का संरक्षण दिया था। देखिए, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी का, और यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वह कौन सा साधु था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक रात भर बात किया करता था? तो राजशेखर, जिनचंद सूरी और आपका जिन प्रभु सूरी है। तो जिन प्रभु सूरी को याद रखिएगा, जिन प्रभु सूरी, इन्हीं के साथ इन सबको संरक्षण दिया था, लेकिन रात भर इनसे प्यार हो गया था, वो दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के मकबरे को दिल्ली में बनवाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका जहानाबाद नगर की स्थापना करवाई थी, जबकि मुगल शासक हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पना बनवाया था।
आप देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं भारतीय इतिहास में एमबीटी अपनी योजनाओं के कारण चर्चा में था। इसके समय काल में कुल 5 योजनाएं लाई गई, पांचों असफल हो गई। ठीक है, इसलिए इतिहासकार ने इसे पागल सुल्तान या मूर्ख सुल्तान कहा है। यहाँ देखिएगा, पागल और मूर्ख। लेकिन देखिएगा, इसने अपने समय में विभिन्न योजनाएं लाई। इसके लिए इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि योजनाएं सफल हो जाती तो इसका स्थान अद्वितीय होता। सच में अच्छी योजनाएं थी, लेकिन पगलेट था ये। जहाँ तक योजनाओं के सफलता या असफलता की बात है, यह शासक के कर्मचारियों और अधिकारियों पर निर्भर है। सही बात है, क्योंकि जब 50% वृद्धि दर बढ़ाता है, कर बढ़ाता है दुआब में, तो उसके बाद अकाल पड़ जाता है। साले अधिकारी इसके नहीं बताते हैं और वो ज़बरदस्ती कर वसूलते हैं, जिससे जनता विद्रोह कर देती है, कर वापस लेना पड़ता है। मतलब ये अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। ये सब सारी गलतियाँ शासक की नहीं है। इसमें शासक को विशेष दोष नहीं दिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि योजनाओं की सफलता शासक की योग्यता पर निर्भर करती है। अगर शासक योग्य है तो उस पर बड़ी नज़दीकी व पकड़ बनाकर चलता है, जिससे योजनाएं सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। दोआब में कर वृद्धि देखिएगा, 1325-26 में दोआब में कर वृद्धि करता है। देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे अपने समय काल के प्रारंभ में 2 नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ क्षेत्र अर्थात दोआब के क्षेत्र पर प्रचलित भू राजस्व, मतलब जहाँ दोआब क्षेत्र है वहाँ उत्पादन ज़्यादा होगा तो उन लोगों के पास आय ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे कर बढ़ा देता है। ये मतलब क्या करता है कि आय का 50% कर 10 से 20 गुना अतिरिक्त वृद्धि कर लगा देता है। फिर उसके बाद क्या है कि दोआब में कर वृद्धि करके सुल्तान केंद्रीय राजस्व में वृद्धि करना चाहता था। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन यहाँ किसान कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो गए और फसल अच्छी नहीं हुई। फिर भी सुल्तान के अधिकारी और कर्मचारी निश्चित समय पर निश्चित राशि वसूलते रहे। इससे कृषकों ने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब सुल्तान को यह पता चला तो सुल्तान ने इस योजना को असफल घोषित कर दिया और वापस ले लिया। ठीक है, फिर क्या होता है, योजना के असफलता के बाद और लिखा है असफलता के बाद। ठीक है, कृषकों में आपका दयनीय स्थिति में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक सौधर नामक कृषि ऋण है, कर्जा दिया, लोन। एमबीटी ने कृषि योग्य भूमि विस्तार के लिए और कृषकों के हितों की रक्षा के लिए दीवाने को ही, ये कृषि विभाग ये लिखा है, नामक कृषि विभाग को बनाया। अगला होता है राजधानी परिवर्तन। 1327-28 में राजधानी परिवर्तन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक की यह दूसरी योजना थी। राजधानी देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक, यहाँ ये दिल्ली है, यहाँ ये आपका देवगिरी है। देवगिरी का नाम बदलता है दौलताबाद। एक कहता है राजधानी यहाँ पार करके विंध्याचल पर्वत यहाँ चलेंगे। फिर यहाँ आता है तो इसको जलवायु सूट नहीं करती, तबीयत खराब आती है, बुखार आ जाता है, सर्दी जुकाम आता है, बच्चा छींकने लगता है। तो फिर कहता ना 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 भैया यहाँ से चलो, फिर दिल्ली चलो वापस। जनता कहती है पागल है साला। आगे देखिएगा, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी मतलब दौलताबाद में स्थापित किया और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया। ठीक है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ बताए हैं जो लोकेशन मैप में दिखाए हैं आपको। देखिएगा, लिखा है कि सुल्तान ने योजना के बड़े पैमाने पर तैयारी की थी और कहा था कि देवगिरी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में है, यहाँ दोनों क्षेत्रों पर निगरानी की जा सकती है। लेकिन ऐसा माना गया कि दिल्ली की जनता सुल्तान के घर में असंगत मतलब गाली लिख के असंगत भाषाओं में लिखे पत्र छोड़ देते थे, इसलिए सुल्तान दिल्ली की जनता से नाराज़ था। बहुत सारे कारण हैं, इतिहासकार अपने मन में जो मर्जी आता है सब बताते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक सड़क का निर्माण कराया, पहली बात। और उसके किनारे सराय, रेस्टोरेंट, होटल, ठीक है, बाहर भी बनवाया था, डिस्को डांसर। फिर उसके किनारे सराय और कुओं का निर्माण करा, जिससे कि अगर जनता जाए तो उसको यहाँ ठहरने और पानी पीने, खाने नहाने का सुविधा मिल सके। जब दौलताबाद राजधानी बनी
तब क्या हुआ कि यहाँ का जो भौगोलिक वातावरण एवं जलवायु वातावरण का मतलब उत्तर भारत से अलग थी, तो इससे एमबीटी का स्वास्थ्य पर नकारात्मक रूप से मतलब प्रभाव पड़ा और उसकी तबीयत खराब हो गई। ये खराब लिखा, खराब हो गई। इसी समय तमिलनाडु के भावर ने विद्रोह कर दिया। फिर इसी समय यह योजना असफल हो गई और वहाँ से दिल्ली को ट्रांसफ़र हो गए, हम लोग वापस दिल्ली आ गए। सुल्तान ने दौलताबाद से वापस आकर पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन यहाँ भी इसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। फलतः कन्नौज में स्थित स्वर्गद्वारी कहते हैं, स्वर्गद्वारी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों तक अपनी राजधानी बनाई थी, क्योंकि कन्नौज के पास यह है और बहुत सारे फूल की खेती होती थी उस समय। हाँ, ठीक है। फिर आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आता है 1329 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा के रूप में चांदी की मुद्रा का स्थान, ठीक है, चांदी की मुद्रा के स्थान पर ये लिखा है यहाँ पे कांसे की मुद्रा चलाता है। कांसे की मुद्रा देखिए क्या है, ईरान का शासक था एक। देखिए क्या होता है कि इस समय चांदी की पूरे विश्व में कमी हो जाती है, चांदी की। तो सांकेतिक मुद्रा चाहता है कांसे की। कांसा दो चीज़ से मिलकर बना है, एक आपका तांबा और कांस्य, तांबा और टिन, तांबा टिन से मिलकर बना है कांसा, ठीक है। तो क्या करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इसकी प्रेरणा लेता है चीन के शासक कुबलई खान थे, और इनकी सांकेतिक जो मुद्रा थी उसका नाम चाउ था। यह सफल मुद्रा थी, जबकि ईरान वाली सफल थी। हकूत नाम था इसका, हकूत उसका नाम था जो चलवाया था, वो असफल थी। जबकि ईरान के गईखूत नाम था शायद इसका, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, लेकिन ये असफल थी, ईरान वाली असफल थी। एमबीटी के समय चांदी की कमी पड़ गई थी। फलतः चांदी को संरक्षित करना चाहता था, लेकिन इसने अपने सिक्के का स्वरूप व साँचा ढांचा स्पष्ट नहीं किया, जिससे दिल्ली की जनता ने अपने घरों में टकसालों की स्थापना करके अवैध व नकली प्रकार के मतलब मुद्रा बनाने लगी, और सुल्तान एवं जनता की मुद्रा में कोई अंतर नहीं था। इसलिए आपका दिल्ली की सड़कों पर मुद्रा की भरमार हो गई। फलतः सुल्तान को यह योजना असफल हो गई, वापस लेना पड़ा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ग्रेसम ने कहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इसे ही ग्रेसम का नियम कहा गया है, लेकिन यह नियम वस्तुतः यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि एमबीटी की जो मुद्रा साँचा ढांचा स्पष्ट नहीं था। खुरासन आपका 1329-30 में यह खुरासन का अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मध्य एशिया में स्थित खुरासन अभियान योजना बनाई और लाखों सैनिकों की भर्ती की। 1 साल का अग्रिम वेतन इनको दे दिया, लेकिन खुरासन में चल रहा जो उत्तराधिकार का युद्ध था समाप्त हो गया। यहाँ पर वैध शासक की स्थापना हो गई, जिससे सुल्तान की योजना असफल हो गई, पैसा वैसा कुल डूब गया। कराचिल का अभियान 1337-38 में। यह स्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित कुमायूं क्षेत्र में है। इस अभियान की योजना सुल्तान ने बनाई, लेकिन यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रशिक्षण नहीं दिया। सैनिकों को पता नहीं था कहाँ पहाड़ है, कहाँ कितना पानी, कितना बाढ़ आई, बस उसमें जाकर बहुत नुकसान हुआ इसका, जिससे इस क्षेत्र में आने वाली विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का इसकी मतलब सेना शिकार हो गई। इसकी लाखों सेनाओं जो आपदाओं का शिकार इसकी लाखों सेनाएं हो गई, और सुल्तान की यह योजना भी असफल हो गई। देखिएगा, अपनी योजनाओं की असफलता पर बर्नी के सामने एमबीटी ने कहा कि मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त हो गया है, मैं इसका सरदर्द ठीक करना चाहता हूँ तो इसके पैर में दर्द हो जाता है, और जब पैर दर्द ठीक करना चाहता हूँ तो इसके पेट में दर्द हो जाता है। अर्थात हमारा राज्य असाध्य रोग से ग्रसित हो गया है, जिसका कोई उपचार नहीं है। इतना यह त्रस्त हो जाता है खुद के निर्णयों से। वर्ष 1351 में एमबीटी की मृत्यु हो गई।
इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है, जबकि हुमायूं किले को लिखता है लेनपुल लिखता है। लेनपुल कहता है कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये आपका हुमायूं के लिए, लेकिन जो बदायूनी है, बदायूनी यह इसके लिए एमबीटी के लिए लिखता है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इसके बाद आता है एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388 तक शासक है ये। इसका जन्म हिंदू मासा से हुआ था। सिकंदर लोदी व गयासुद्दीन तुगलक का अन्य भी जो अन्य थे, इनका भी मतलब जन्म वो हिंदू माता के गर्भ से हुआ है। फिरोज जो तुगलक है, वास्तविक नाम इसका कमाल उद्दीन फिरो, ठीक है, था। इसे इतिहासकार एल्फिस्टन ने सल्तनत काल का अकबर कहा गया है, ठीक है, अकबर कहा है। फिरोज शाह तुगलक 1351 में अपने दो मतलब राज्यसभा दो राज्याभिषेक कराया था, ठीक है। पहला सिंध के समीप आपका ठट्टा में, दूसरा दिल्ली के समीप अद्दा में, नहीं दिल्ली में, दूसरा दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक जो था, अद्धा, ससगनी और बीख नामक सिक्का चलाया था। अद्धा, ससगनी और बीख नामक सिक्का चलाया था। फिरोज शाह जो तुगलक था, इसकी धार्मिक नीति देखिएगा। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक वंश एक कट्टर शासक था, तुगलक वंश का। एफएसटी तुगलक वंश का एक कट्टर शासक था। इसने अपने समय काल में धार्मिक असहिष्णुता की नीति का विकास किया। एफएसटी ने जो इस्लामिक ग्रंथों अर्थात कानूनी ग्रंथों के आधार पर शासन किया। एफएसटी ने हिंदू धर्म के से संबंधित कई मंदिरों को तोड़वा दिया था, जैसे जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी, उसको भी तोड़वाया था। इसने हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी माता का मंदिर तोड़वा दिया था। और आप देखेंगे कि यह भी मतलब कि मोहम्मद गोरी की तरह स्वयं को बुद्ध सीकन अर्थात मूर्ति भंजक कहलवाना पसंद करता था, मोहम्मद गोरी की तरह, ठीक है, एमजी अख्तर नहीं, मोहम्मद गोरी। इसने सूफी धर्म से संबंधित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में बनवाया। एफएसटी की अर्थव्यवस्था देखिएगा। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा निकलवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य की आमदनी निकलवाने के लिए ख्वाजा आर्थिक सलाह इतिहासकार जो है ख्वाजा हुसामुद्दीन की नियुक्ति करता है। और इसने राज्य की वार्षिक आमदनी जो है 6 करोड़ 85 लाख के टका का ब्यौरा दिया। इसका कहा कि आपका वार्षिक जो आया है 6 करोड़ 85 लाख टका है, ठीक है। आगे देखिएगा। एफएसटी ने अपने समय में प्रचलित 24 करों में से 20 कसदाई जो कर को समाप्त कर दिया था। केवल इस्लाम द्वारा मान्यता प्राप्त 4 करों को ही वसूलता था, जो निम्नलिखित हैं: जजिया, ज़कात, खुन्स और खराज। जजिया आपका गैर मुस्लिमों पर, हिंदुओं पर लगने वाला है। ज़कात ये मुस्लिमों पे। खुन्स लूटा हुआ। खराज आपका राजस्व। यह भूमि कर था। और फिरोज तुगलक ने किसानों से उनकी आय का 1/3 भू राजस्व कर के रूप में वसूला था। एफएसटी ने बड़े पैमाने पर नहर व्यवस्था का आपका कार्य संपन्न किया था, नहर व्यवस्था का निर्माण करवाया था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहरें हैं, जैसे यमुना नदी से हिसार तक जो 150 किलोमीटर मतलब आपकी नहर बनवाई थी। इसका नाम था उलूखनी नहर था, ठीक है। और एक था सतलज नदी से घग्गर नदी के बीच तक 96 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। यह 150 मील है, 96 मील। इसे राजवाही नहर के नाम से जाना जाता है। एफएसटी ने कृषकों की सिंचाई कर वसूला था और यह उनकी आय का आपका 1/10 था। और इस सिंचाई कर का नाम था हबे सर्ब, बहुत इम्पोर्टेंट। एफएसटी ने अपने निर्माण कार्य को सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। एफएसटी ने अपने निर्माण कार्य के लिए आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई थी। और एफएसटी ने 300 शहरों का निर्माण करवाया था, 300 शहरों का
निर्माण करवाया था। इसमें फेमस कौन कौन से? जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार हरियाणा में है, पंजाब का फिरोजपुर, दिल्ली का आपका फिरोज शाह कोटला शहर, ये ईटीसी बहुत सारे शहरों का निर्माण करवाया था। और एफएसटी के जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए ही एफएसटी माना जाता है। इतिहासकारों ने इसे सल्तनत युग का अकबर कहा है। दीवाने बंदगान विभाग, ये एफएसटी द्वारा स्थापित दास विभाग, इसे दासों के निर्यात पर रोक लगा और इसके समय 1,80,000 से ज़्यादा दास हो गए थे। ठीक है, दासों को पालना इसे बहुत पसंद था। दीवाने बंदगान कहते हैं दासों के विभाग को, दीवाने बंदगान। दास होगा तो बंदगी करेगा, तो बंदगान देख लीजिएगा। दीवाने खैरात बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एफएसटी द्वारा दान विभाग की स्थापना की थी और इसी विभाग के अंतर्गत विवाह विभाग भी था। एफएसटी ने केवल मुस्लिम धर्म की महिलाओं के विवाह के लिए दान का व्यवस्था किया था। दीवाने इस्तिहाक विभाग पेंशन विभाग था यह, और एफएसटी द्वारा उम्रदराज महिलाओं, निर्धन महिलाओं और महिलाओं और पुरुष के लिए पेंशन की व्यवस्था की थी। ठीक है, रोजगार विभाग, एफएसटी ने दिल्ली में रोजगार विभाग की स्थापना करके राज्य के बेरोजगारों का नामांकन कराया था और योग्यता के अनुसार उनको रोजगार दिया गया। दीवाने शिफाखाना, यह शाही अस्पताल विभाग था और इसके ज़रूरतमंद को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध की जाती थी। एफएसटी के द्वारा किया गया अशोक के अभिलेखों का कार्य देखिए क्या है। इसने अशोक द्वारा स्थापित दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापित करवाया। फिर एफएसटी ने गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के अबू बर्क शाह, मोहम्मद शाह, सिकंद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह शासक बने थे। एफएसटी के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बर्क शाह और फिर मोहम्मद शाह, सिकंद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह ये शासक बनते हैं। नासिरुद्दीन जो महमूद है तुगलक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ये अंतिम शासक है, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक। इसी के समय ट्रांस अक्सियाना के कैच नामक स्थान में जन्मे तैमूर ने धन की चाह के कारण 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करता है और इसने बहुत सारा धन लूटकर वापस जाते समय खिज़र खां अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है, खिज़र खां को। ठीक है, इसके बाद कि कौन सा वंश आया था आपका? खिलजी वंश, सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना होती है, देखिएगा सैयद वंश की स्थापना होती है 1414 से 1451 तक। ठीक, देखिएगा सैयद वंश ये तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, सैयद वंश कल देखेंगे, एक एक वीडियो में रहेगा तो सही रहेगा। कल सैयद वंश लोधी वंश दोनों देख लेंगे। कल हम लोग सैयद वंश जो छोटे छोटे चैप्टर हैं देख लेंगे, थोड़ा बहुत देखते हैं, अगर कोई बचा है तो वो ये तुगलक वंश का ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए कि क्या क्या हम लोग देखें, शॉर्टकट में देखते हैं। जो तकाबी ऋण दिया था, तकाबी ऋण एमबीटी, इसको यह समाप्त कर देता है फिरोज शाह तुगलक, इसको समाप्त कर देता है। और जो इसमें 1 करोड़ टका कम से कम था सबको माफ़ कर देता है और ऋण पंजिका को भी समाप्त कर देता है। ठीक है, फुतुहाते फिरोज शाही इसकी आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है फुतुहाते फिरोज शाही, ये पूछता है फिरोज शाही। ठीक है, इसकी आत्मकथा है। और इसमें क्या है, ईश्वर ने मेरे हृदय, इसमें कहता है, खुद को कहता है कि ईश्वर ने मेरे हृदय में शांति प्रदान की है और उसकी कृपा की कृतज्ञता स्वरूप मैंने निश्चय किया है कि बिना उचित कारण में मुस्लिम रक्त नहीं बहाया जाएगा। ठीक है, बिना उचित कारण के मुस्लिम रक्त नहीं बहाया जाएगा, ये कहता है। देखिएगा जो 24 कर थे उन 24 जो गैर मुस्लिम जो 24 कर हैं उनको इकट्ठा आब बाब कहते हैं। आओ बाब, इसको क्लीन करके लिखते हैं, 24 करों को इकट्ठे कहते हैं आओ बाब। ठीक है, आओ बाब कहते थे। एक और है,
और क्या इसमें बचा है, देखिएगा कि यह एक चीज़ करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। 1200 फलों के बाग लगवाए थे इसने, 1200 फलों के बाग लगवाए थे ये फेस्टी फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फलों के बाग। ठीक है, और देखेंगे कि जो फिरोज शाह ने एक नहर सिरमूर से लेकर हांसी मतलब यमुना खुदवाई थी, ये बताएं आपको, और सतलज से जो ले निकल के झज्जर तक जाती रोहतक तक। फिर आपका नहरों से फिरोज की जो व्यक्तिगत आय थी लगभग 2 लाख टका वार्षिक हो गई थी। मतलब ये जो कर लगाया था हबे सर्ब जो कर लगाया था हबे सर्ब, ये 1/10 थी ना, और इससे जो मतलब इसको टोटल आय मिलती थी 2 लाख टका मिलती थी। ठीक, और फरिश्ता जो है, फरिश्ता, ये इतिहासकार है फरिश्ता, इसका भी नाम याद रखिएगा। फरिश्ता क्या कहता है कि फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न नदियों में आपका 50 और 50 बांध और आपका कम से कम अधिकतर आपका 30 झीलें बनवाई थी, ये जल संग्रहण के लिए। झीलों का निर्माण किया था, तालाबों का निर्माण किया था, 300 नगरों का निर्माण किया था, बता दिए थे। ठीक है, और नगरों में कौन कौन से नगर थे वो भी आप देख लिए। फिर जो फिरोज शाह तुगलक था एक रोजगार दफ्तर बनाता है, रोजगार, वो हम लोग देखे हैं, रोजगार दफ्तर। ठीक है, रोजगार दफ्तर बनवाता है। इसमें क्या है कि उनको व्यक्तियों के योग्यता के हिसाब से शिफा खाना देख लिए हम लोग, चिकित्सालय था, दीवाने खैरात आपका देख लिए हम लोग। फिर और इसमें गरीब कन्याओं के विवाह के लिए आपका सहायता देता था। दीवाने इश्तिहाक देख लिए, पेंशन के लिए है। और क्या होगा फिर आपका हाँ, इसके में जो दीवाने बंदगान में इसके कम 1,80,000 आपका 1,80,000 दास हो गए थे, इतना दासों को मानता था ये। ठीक है, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक जो दास निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं इसीलिए है आपका। देखिएगा अफ़ीक एक इतिहासकार है, अफ़ीक, ये सब आप थोड़ा सा अफ़ीफ़ ये याद रखिएगा, अफ़ीफ़ है। इसके अनुसार फिरोज शाह ने 36 कारखाने, इसके समय 36 कारखाने थे, और कारखाने आपका रतीबी और गैर रतीबी में विभाजित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, गैर रतीबी अगर शब्दावली पूछता है तो कारखानों के नाम है ये, इसी के ये फेस्टिक समय कारखाने थे। कभी कभी प्रश्नावली पूछ देता है तो गैर रतीबी फिरोज शाह तुगलक के समय ये कारखाने थे। ठीक है, और कारखानों का औपचारिक जो शासन प्रबंधन था खान और मलिक करते थे, जो इसके खान और मलिक थे इसका औपचारिक प्रबंधन करते थे, मलिक नाम था। ठीक है, मलिक ये पद थे, ये करते थे मलिक। ठीक, और वास्तविक नियंत्रण फिरोज शाह द्वारा जो नियुक्त था मुतर सफ़ीर होता था, वो करता था। ठीक है, और कुछ हाँ, एक जल घड़ी थी, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अफ़ीफ़, एक जो इतिहासकार बताए थे ऊपर, अफ़ीफ़, जो अफ़ीफ़ था ये बताता है कि खगोल शास्त्रियों की सहायता से समय जानने के लिए इसने ताश घड़ियाल इसे क्या लिख रहा है, ताश घड़ियाल, इसे ही कहते हैं जल घड़ी नामक यंत्र का आविष्कार करवाया था। ठीक है, आगे देखेंगे कि इतना तो हो गया। देखिएगा फिरोज शाह तुगलक जो था ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला मतलब आदेश देने वाला पहला शासक है ये। सॉरी, हाँ, पहली बार किसी ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था तो फिरोज शाह तुगलक वसूला था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो सुल्तान की जो आत्मकथा फुतवाते फिरोजशाही है, इसी में 3 मंदिरों को यह नष्ट किया था, उसी के बारे में बताता है। और जो आपका जो 300 संस्कृत ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद किया था, फारसी शब्द याद रखिएगा, ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाता है। ठीक, फिर बर्नी कहता है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का आदर्श सुल्तान होने के साथ पहला सच्चा मुसलमान था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था जिसने विजयों और युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति का श्रेष्ठ ध्यान रखता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिरोज शाह तुगलक सभी जो दिल्ली के सुल्तान थे, सभी जितने थे उनकी तुलना में सर्वाधिक 37 वर्षों तक शासन करता है, 37 वर्ष तक शासन करता है, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा।
ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कार्य के लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, लोक निर्माण विभाग की, PWD की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और इसके जो इसकी स्थापना में जो राज्य का मुख्य वास्तुकार था, यह मलिक गाजी सहना था, मलिक गाजी सहना, मलिक गाजी सहना, ठीक है, गाजी सहना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और किसी दिन मैराथन चला देंगे, एक ही मैराथन में सारी वीडियो को, ये जो जितना हम लोग पढ़ेंगे रिकॉल कर लेंगे 3-4 घंटे में, ठीक है। ये सारा समाप्त होता है, और कुछ बचेगा तो फिर ठीक। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। अब सारा हमको लगता है कंप्लीट हो गया, ठीक है।